नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर जो रहने वाला है वो 13 यानी 13वें नंबर का रहने वाला है। अगर आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपको सीधा जो है वो प्लेलिस्ट में चले जाना है, तो वहाँ पर एक साइड वीडियो मिल जाएंगे या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ पर देख सकते हो। तो सभी लेक्चर यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो इनको आप जो है वो एक साथ देख सकते हो और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और बेहतर जो है वो कर पाओ। तो चलिए हम बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में दरअसल एक क्वेश्चन था रीजनिंग का ये वाला, और इसमें मेरे द्वारा जो है वो यहाँ पर थोड़ा एक मिस्टेक वाई पढ़ लिया गया था। यहाँ पर ए का पति एम लिखा है, जबकि मैंने वहाँ पर क्या पढ़ लिया था, ए का पिता एम। ये मेरे द्वारा जो है वो मिस्टेक हो गई थी, पर आंसर जो है वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, आंसर दरअसल सेम रहने वाला है, जो पहले आंसर था वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, पी के पिता क्यू हैं, तो पी के पिता पर क्यों नहीं कर, पी के पिता जो है वो क्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हो पी के पिता, एक सेकेंड, पी के पिता क्यू है और ए का पति एम है। ए का जो पति है वो कौन है, एम। तो यहाँ पर मैंने प्लस माइनस, तो मुझे लग रहा है थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, ओके। ए का पति कौन हो गया, एम हो गया। जो क्या है, पी का चाचा है। जो एम जो है वो पी का चाचा है, जाहिर सी बात है ये इसका चाचा हो जाए। एंड तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, यदि पी के पिता क्यू है, पी के चाचा है, जो बी का चाचा है, तो मैंने यहाँ पर बी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्यू। अब आगे देखिए, ए का पति एम है। ए का पति मैंने एम से डिनोट कर दिया गया है। ठीक है, पी का चाचा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जाहिर सी बात है ये दोनों कौन होंगे, फिर भाई होंगे। ठीक है, ये क्यू और एम दोनों भाई होंगे, तो जाहिर सी बात है पी का चाचा कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, देखिए ये तो यहाँ पर क्यू के संबंध बता रहा है, लेकिन एम और ए में कोई संबंध नहीं बता रहा है। आप नहीं बोल सकते कि ये बी जो है वो ए और एम का लड़का है या बेटी है। तो इसमें जब कोई संबंध ही नहीं दिया हुआ है, जाहिर सी बात है ये किसी और का भी बेटा हो सकता है। मान लो इसका एक और कोई भाई हो, उसका बेटा हो सकता है ये, या बेटी हो सकती है ना। तो इन दोनों में जब कोई संबंध ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसकी माँ होगी या एम जो है इसका पिता होगा, तो ये नहीं बता सकते। तब भी हम जो है वो ज्ञात नहीं कर सकते इसका आंसर। तो आंसर जो है इसका डी ही होगा। ओके, डी आंसर होगा, क्योंकि हमें ए और एम और बी में कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। समझ रहे हो, तो बी हमें यहाँ पर अननोन रहेगा, ये तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से हमारा जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विशाल घर स्नान घर निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता या स्थल की सबसे महत्वपूर्ण संरचना में से एक है, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो। देखिए, जो हिंदू घाटी या सिंधु घाटी जो सभ्यता आपने पढ़ी हुई है, तो वहाँ पर मोहनजोदाड़ो था। मोहनजोदाड़ो में जो है वो स्नानघर, एक विशाल जो है वो स्नानघर देखने को मिला था। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अग्निकुंड, अग्निकुंड ये कहाँ पे मिला था, तो कालीबंगा हो गया, कालीबंगन मिल जाएगा या बंगा मिल जाएगा। कालीबंगा एंड लोथल, दो जगह जो है वो अग्निकुंड मिले थे। लोथल, लोथल, ठीक है। और यहीं पर जो है वो कालीबंगा में जो है वो मनके बनाए जाते थे। ठीक है, मिट्टी के जो मनके होते हैं वो बनाए जाते थे। तो मनके बनाने का कारखाना भी कहाँ पर था, कालीबंगन था। मनके बनाने, बनाने का कारखाना ये कहाँ पर था, ये भी जो है वो कालीबंगा में था। तो ये भी आपको याद रख लेना है। लेकिन मोहनजोदाड़ो में देखिए, एक तो कांस्य की मूर्ति मिली थी, कांस्य की मूर्ति थी जो नृत्य की थी।
नृत्य करती हुई लड़की की थी, कांच की मूर्ति। और मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ, तीन मुख वाले जो है वो यहाँ पर भी मूर्ति मिली थी। तो ये भी आपको याद रखने हैं, मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक है। बाकी देखिए कुछ रिवर्स आपसे पूछ ली जाती हैं कि कौन सा शहर जो है वो किस रिवर के पास जो है वो बसा था, ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे देखने को मिला था। ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात की जाए, मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे देखने को मिला था, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। सिंधु नदी के किनारे देखने को मिला था। वहीं बात की जाए तो कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। ये नदियां जो है वो आपसे पूछी जाती हैं, तो इनको आपको याद रखना ही रखना है। कालीगंगा, धौलावीरा हो गया, आपको पता हो तो धौलावीरा, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, गुजरात में आपको देखने को मिलती है, लूनी नदी के किनारे देखने को मिलती है। ठीक है। तो धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे हो गया। एक रोपड़ पूछ लिया जाता है कि रोपड़ जो है वो किस नदी के किनारे था, तो सतलज, सतलज सतलज नदी के किनारे देखने को मिलता था। तो ये भी याद रख लेना। और क्या बचा, लोथल बचा, तो लोथल जो है ये भोगवा, भोगवा नदी के किनारे देख, ये सभी के सभी याद रख लेना है। अग्निकुंड जो है वो कालीबंगा हो गया, लुतल हो, वहाँ पे मन के बनाने का कारखाना भी देखने को मिला था। मोहनजोदाड़ो में कांच की मूर्ति नृत्य वाली देखने को मिली थी, पशुपतिनाथ क्या तीन मुख वाली मूर्ति देखने को मिली थी। वहीं नदियों की बात की जाए तो कालीगंगा घग्गर नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे देखने को मिला था। ओके। अगर बात की जाए तो ये सभी के सभी इंफॉर्मेशन आपको याद रख लेना है, ये सभी के सभी जो है वो इम्पोर्टेंट है। okay? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेमिस उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यह कहाँ पर स्थित है, क्योंकि उच्च ऊंचा ज्वाला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी सबसे ऊंचा जो है वो आपको हाईएस्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर देखने को मिलता है या कौन सा है, तो आपको याद रख लेना है हेमई राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है, आसाम, केरल, लद्दाख या तमिलनाडु, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लद्दाख में देखने को मिलता है। ठीक है। लद्दाख में जो है वो पेंगोंग लेक भी देखने को मिलती है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। लद्दाख जो कि हेमिस नेशनल पार्क, देखिए नेशनल पार्क की बात किया तो आपको याद रख लेना है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, असम में देखने को मिलता है। ठीक है। मानस हो गया, ये असम में देखने को मिलता है। एंड काजीरंगा, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर, असम में देखने को मिलता है। ये जितने भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के तो आपको याद रखना ही है, साथ में ये याद रख लेना है बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, कर्नाटक में देखने को मिलता है। कर्नाटक में गिर नेशनल पार्क गुजरात में देखने को मिलता है। गिर नेशनल पार्क, रणथंबोर, थंबोर नेशनल पार्क ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये राजस्थान में देखने को मिलता है, राजस्थान में। ठीक है। और बात की जाए कावल लाम जाओ नेशनल पार्क ये कहाँ पर देखने को मिलता है, मणिपुर में। इसी में जो है वो आपको तैरती हुई झील मीठे पानी की देखने को मिलती है, जो कि लोकटक झील है, तो ये भी मणिपुर में देखने को मिलती है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। मधुमलई नेशनल पार्क ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। मधुमलई नेशनल पार्क हो गया। दुधवा नेशनल पार्क हो गया, दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पर देखने को मिलता है, यूपी में देखने को मिलता है। ठीक है। हजारीबाग, हजारीबाग नेशनल पार्क ये कहाँ पर देखने को मिलता है, झारखंड में, झारखंड में देखने को मिलता है। हजारीबाग हो गया झारखंड में। एक पेरियार नेशनल पार्क पूछा जाता है, पेरियार नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, केरल में है। पेरियार रिवर आपको केरल में देखने को मिलती है, वहीं पर जो है वो आपको ये देखने को मिलता है। तो ये सभी के सभी आपको याद रखना है। एक और याद रख लेना है कि भारत का, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध निम्न में से किस राज्य से है, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो सभी को पता होगा पंजाब, अमृतसर में जो है वो देखने को मिला था 13 अप्रैल
1999 को। ये इस समय जो है वो इसका मतलब कौन था बादशाह, बात की तो जेम्स फोर्ड था, जेम्स फोर्ड था। और जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जांच कमेटी, हंटर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जिसकी जांच करने के लिए जो है वो हंटर कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद आपको पता हो तो 1920 में जो है वो असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन। और उसी से पहले जो है वो 1919 में जो है वो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया गया था। कि किसके द्वारा, शौकत अली, मोहम्मद अली, दो जो लोग थे वो उनके द्वारा जो है वो ये शुरू किया गया था, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। तो उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। दैन उसके बाद जो है वो 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रख लेना है। 13 अप्रैल 1919 को जो है वो पंजाब अमृतसर में जो है वो जलियांवाला हत्याकांड हुआ। अगला क्वेश्चन है, मदन महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, जबलपुर, सतना, या बात की जाए बुरहानपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर में। मदन महल हो गया, ठीक है, मदन महल रेलवे स्टेशन भी है, जिसे पिंक स्टेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये मदन स्टेशन भी है, स्टेशन जो कि पिंक स्टेशन, पिंक रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर क्या है, महिलाएं हैं, जितनी भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर सब महिलाएं रहती हैं। तो पिंक स्टेशन जो है वो आपको जबलपुर में ही देखने को मिलता है। जबलपुर में बात की जाए तो आपको भेड़ाघाट देखने को मिलता है, भेड़ा घाट देखने को मिलता है। बंदर कूदनी हो गया, बंदर कूदनी, ये भी आपको भेड़ाघाट, क्योंकि जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, उसकी बिल्डिंग जो है वो ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो गोकुल दास के द्वारा, गोकुल दास, नाम थोड़ा अच्छे से याद रख लेना है, गोकुल दास, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, गोपाल दास कर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गोकुल दास है। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको लगेगा कि याद है, वहाँ पर ऐसे ऑप्शन दे दिए हैं, गोपाल दास, गोकुल दास, गोपाल पाल, ऐसे करके जो है वो ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो गोकुल दास के द्वारा जो है वो एमपी हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो देखने को मिलती है, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट की जो बाकी की खंडपीठ आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं? ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, तो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो जबलपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं। जबलपुर में स्नूकर, स्नूकर जो खेल होता है वो यहीं पर डिस्कवर किया गया था, स्नूकर, स्नूकर खेल, तो ये कहाँ पर, जबलपुर में ही देखने को मिला था, वहीं पर जो है वो। और जबलपुर को जो है वो संस्कार राजधानी, राजधानी के नाम से जाना जाता है, राजधानी के नाम से जानते हैं जबलपुर को। और जबलपुर में ही जो है 1923 में झंडा सत्याग्रह, पहला झंडा सत्याग्रह देखने को मिला था। तो ये भी जो है वो पूछ लिया जाता है। जबलपुर में आपको जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर एक रंग महल है, जो कि मराठा शैली में उसका निर्माण किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो पूछे हुए क्वेश्चन है, और आपसे वापस पूछे ही जाने हैं। जबलपुर में जो रंग महल है उसको किस शैली में बनाया गया था? तो मराठा शैली में जो है वो बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी सीधे सीधे जो है वो आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जबलपुर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। रानी दुर्गावती की समाधि देखने को मिलती है, तो और पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो जबलपुर में ही देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1940, 1948, 50 या 61 में? तो आपको पता हो तो 1947 में जो है वो भारत आज़ाद हो गए थे, हम आज़ाद हो गए थे। और उसके बाद जो है वो 31 जनवरी 1948 को जो है वो महात्मा गांधी को जो है वो गोली मार दी गई थी। इसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है वो गोली मार दी गई थी। बताओ कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। महात्मा गांधी को जो है वो गोली मार दी गई थी 40 में। महात्मा गांधी की बात की जाए तो आपको पता हो तो 2 अक्टूबर 1869 को जो है वो पोरबंदर, गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में जो है वो इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी जो महात्मा
महात्मा जो है वो ये किन के द्वारा कहा गया था। दरअसल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा जो है वो किसके द्वारा कहा गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था। और उसके बदले जो है वो गुरु जी के नाम से जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता था, तो ये कहा गया था। और राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था, तो ये तो रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था, राष्ट्रपिता ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। और बात की जाए तो महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, उसमें 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी जी ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, और एकमात्र जो है वो यहाँ पर अधिवेशन देखने को मिला था। फिर उसके बाद आपको पता हो तो 1931 में जो है वो पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है, 1932 में हुआ था। 1931 में जो है वो गांधी इरविन हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है। 1900 पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। तो ये सभी के सभी आपको याद रखना है, पूना पैक्ट जो है वो हुआ था 1932 में। और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो कि दूसरा था, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें जो है वो गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, तो एकमात्र जो है वो गोलमेज सम्मेलन था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वो अम्बेडकर की जी के द्वारा जो है वो पार्टिसिपेट किया गया था। और पूना पैक्ट जो है वो यदवा जेल में हुआ था, पुणे की जेल थी, तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी के सभी जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आपको सभी को जानकारी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये तो मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था। तो शैवाल के को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी या नीलगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मन्नार की खाड़ी, क्योंकि तमिलनाडु में देखने को मिलती है, तमिलनाडु में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है भारत में। रेबीज का इलाज की खोज किसने की थी, जे थॉम्सन, डार्विन, पाश्चर, या बात की जाए खुराना। देखिए लुईस पाश्चर ने जो है वो रेबीज के टीके की खोज की थी, या कहा जाए इलाज की खोज की थी। इनका बहुत योगदान रहा था। और रेबीज आपको पता हो तो कुत्ते के काटने से हो जाता है, तो जो कि पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। जे थॉम्सन की बात की जाए तो देखिए प्रोटॉन की अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रदरफोर्ड के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन थॉम्सन के द्वारा। और न्यूट्रॉन बचा ना, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात की है चैडविक के द्वारा, चैडविक के द्वारा। डार्विन की बात की जाए, डार्विन की बात की जाए तो फादर ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है इनको, फादर ऑफ एवोल्यूशन। इन्होंने स्पीच के बारे में बताया था, तो ये डार्विन, डार्विन कहा जाता है। हरगोविंद खुराना, इनको तो नोबेल प्राइज भी मिला था, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक के लिए दिया गया था, जेनेटिक को 1968 में जहाँ तक है दिया गया था इनको, ठीक है। तो 1968 में जो है वो हरगोविंद खुराना को जेनेटिक के लिए जो है दिया गया था, हरगोविंद खुराना, ठीक। तो ये सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बल की एसआई यूनिट पूछी गई है, डायन, अर्ग, न्यूटन या जूल। सभी को पता होगा न्यूटन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है। एक माइक्रोन का मान कितना होता है, एक माइक्रोन का मान कितना होता है, 10⁶ मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर हमें मिलीमीटर में दिया हुआ है। जाहिर सी बात है, एक माइक्रोन बराबर हो जाएगा 10⁻³ माइनस है ना, माइनस एम मिलीमीटर हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 0.001 है। अगर आप इसे हटाओगे तो नीचे 1000 आएगा, और जैसे लू जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है फायरवॉल क्या करती है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फायरवॉल मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि हमें बाहरी जो वायरस हो गए, अन्य चीज़ें होगी, उनसे संबंधित जो है वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है हमारे सिस्टम को। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की प्रतिबंधित करता है जो एक प्रोग्राम के भीतर सुरक्षा और वैधता को संबोधित करता है। बग। बग तो आपको पता हो, कोई प्रोग्राम होता है उसमें अगर कोई सिंटैक्स एरर हो जाती है, कुछ भी चीज़ें देखने को मिलती हैं गलतियाँ, तो उसको हम बग बोलते हैं और उसको सुधारने को डीबगिंग कहा जाता है। दरअसल इसका आंसर हो जाएगा पैच। ठीक है, पैच जो है वो आंसर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट दैट एड्रेस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी विद इन ए प्रोग्राम फॉर पैचेस। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रैप टैक्स क्या होता है, रैप टैक्स। ठीक है, रैप टैक्स क्या होता है, देखिए मैं एक सिंपल सा साधारण भाषा में बताऊं कि अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने उसमें देखा होगा कि आपको इमेज भी देखने को मिलती है उसमें, और उसमें आपको टैक्स भी देखने को मिलते हैं। तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। मान लो ये मैंने यहाँ पर टैक्स लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर जो है वो बीच में इमेज लगानी है, तो ये सिस्टमेटिकली हमारा जो काम करेगा वो रैप टैक्स करेगा। ठीक है, रैप टैक्स करेगा। अब आपका काम ये है कि आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी कि रैप टेस्ट होता क्या है, क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, कोई भी सिस्टमेटिकल तरीके से आप टेक्स्ट को लिखते हो, कितनी हाइट देनी है, कितनी जो है वो लेंथ रहेगी, तो वो हमें इमेज में जो है वो, जैसे मैंने यहाँ पर इमेज इंसर्ट की है और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना है ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा जो है वो सिस्टमेटिकली तरीके से जो काम करता है वो रैप टेक्स्ट करता है। ठीक है, तो आपको अब इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अल्ट प्लस F4 का काम क्या है। तो सभी को पता होगा, ये तो आपने सिस्टम चलाया होगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये विंडो दिख रही है, अगर मुझे इसको जो है वो बंद करना है तो मैं अल्ट प्लस F4 दबाऊंगा। तो देखिए, नई एप्लीकेशन फाइलों को जाने में नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्तमान में चल रहे एप्लीकेशन को पूर्ण रूप से बंद करने में, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। और यहाँ पर देखिए, मिनिमाइज द करंट यूज, मिनिमाइज नहीं करना है, उसको क्लोज कर देता है ये पूरा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। सॉफ्टवेयर बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, ह्यूमन वेयर बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, फिजिकल स्ट्रक्चर। क्या होता है फिजिकल स्ट्रक्चर, हम जिसे छू सकते हैं। तो आप सिस्टम लिया आपने, आप किसे छू सकते हो, आप माउस को छू सकते हो, कीबोर्ड को छू सकते हो, तो ये क्या होते हैं, एक तरीके से जो है वो हार्डवेयर रहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर रहते हैं। सॉफ्टवेयर को आप छू सकते हो, नहीं छू सकते, तो वही हमसे बोला गया है कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, कहा जाता है उनको। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये हमें पूरी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है और हमें बताना है टी एम से बड़ा हो, टी ग्रेटर देन एम है, तो ये हमें सही है या गलत है देख लेते हैं। देखिए, एम हमें यहाँ पे दिया हुआ है और टी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या हमें देखने को मिल रहा है, ए देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमें ए देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं एम लेस देन ए है और यहाँ पर आप देखिए टी, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू टी, जाहिर सी बात है हमें देखिए ये क्या देखने को मिल रहा है, टी बड़ा है एम से, बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए साइन ये हमारा इस तरीके से जा रहा है, तो टी बड़ा है एम से, तो पहला तो हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, पी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो पी हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ए की बात की है तो देखिए टी आर आई दिया हुआ है और पी दिया हुआ है, तो टी आर, तो यहाँ पर हमें कहीं से दिख रहा है, कहीं कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखिए, टी इक्वल टू आई लेस देन पी। अब टी से हम स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें किसके बीच में, पी के बीच में और ए के बीच में बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, ये लेस देन था और ये था ना, तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है, या फिर हमें सीधा यहीं से भी देखने को मिल रहा है, देखिए ये और ये, इन दोनों के बीच में संबंध बताना है और ये बताना है कि जो पी है वो बड़ा है और बराबर है ए के। क्या आपको दिख रहा है इसमें से, देखिए ये यहाँ पर लेस देन साउंड है, ये ग्रेटर देन है, ये यहाँ पर अलग साइन दिया हुआ है, तो इनमें तो कोई कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी एक ही अनुसरण है जो सही कर हमें
देखने को मिल रहा है, तो केवल ए कन्फर्म, ओनली वन फॉलो जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बाईसाइकिल, टू व्हीलर और कार, इनका हमें वेन डायग्राम बनाना है। देखिए टू व्हीलर कौन सा है, साइकिल होती है कि नहीं होती भाई, टू व्हीलर मैंने ये बनाया और इसके अंदर हमारी साइकिल आ जाएगी, लेकिन कार तो फोर व्हीलर होती है, तो ये अलग रहेगा। तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये ऑप्शन देखिए हमारा ए ही ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि दो पहिया साइकिल ही होती है, तो दो पहिया के अंदर साइकिल आ जाएगी, लेकिन कार हमारी जो है वो फोर व्हीलर होती है, तो वो बाहर चली जाएगी क्योंकि वो टू व्हीलर के अंदर नहीं आती। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आप देखिए आकृति का हमें चयन करना है। देखिए आपको इसमें इसमें संबंध देखना है, फिर यहाँ पर संबंध देखना है कि क्या संबंध देखने को मिल रहा है हमें। देखिए ये बीच वाला आप देख रहे हो, यहाँ पर हेक्सागन है जो कि बीच में पहुँच के नहीं यहाँ पर पहुँच गया है, पहुँच गया है कि नहीं पहुँच गया है। फिर उसके बाद आप देखिए एंड, उसके बाद ये वाला देखिए बीच वाला फिर लास्ट में पहुंच गया है किनारे पर राइट साइड, और ये यहाँ पर पहुंच गया है। तो समझ रहे हो बीच वाला जो साइन है वो बीच ऊपर पहुंच रहा है सबसे, लेकिन अगर साइड में है तो बीच में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ये साइड में हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये में डार्क है, तो यहाँ पर आना चाहिए हमारा जो है वो ये चतुर्भुज। ठीक है, तो देख लीजिए ये कि एक ही ऑप्शन ऐसा देख रहा है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ज़्यादा चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक भी करते हो तो ये वाला साइन हमारा बीच में आ जाएगा, यानी ये आप देख रहे हो ये सितारा जो है वो हमारा यहाँ पर बीच में आएगा। देखिए यहाँ पर भी बीच में है हमारा, है कि नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या करना है, दर्पण की छवि बताना है। भाई ये दर्पण की छवि हमें बताना है, तो कुछ इस तरीके से जो है वो ये हमें दिया हुआ है और यहाँ पर ये साइन है। अगर मैं यहाँ पर दर्पण लगा देता हूँ तो मुझे यहाँ पर किस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि नहीं देगा। ये वाला साइन इधर हो जाएगा और ये वाला आप देख रहे हो, जाहिर सी बात है ये हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा यहाँ होगा, ये बीच वाली डंडी तो सेम ही रहेगी, और इसका जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देख लो हमारा कहाँ पर है ये, यानी सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये तो खैर आसान पड़ गया हमें, ये वाला और ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक हमें पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। इसको पहले हमने क्या किया है, किनारों से मोड़ा है यहाँ से यहाँ तक का, देन उसको बीच में से मोड़ दिया गया है। तो ये वाला साइन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जाहिर सी बात है, और ये यहाँ पर हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कहाँ पर, और फिर उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी हमें जो है वो वर्ग देखने को मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमें जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हो ये चार चार का कॉम्बिनेशन इधर इधर बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये किनारे पर नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए वही सर्कल, तो और ये दो ही आ रहे हैं, मतलब हमारा डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आसान सा ही। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन कवर करेंगे, थोड़ी टाइम की कमी थी। आगे इसके मैथ्स के क्वेश्चन है 10, जो है 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो टोटल जो है वो 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको वीडियो और भी देखना हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप सारे वीडियो जो है वो एक साथ देख पाओगे। और बाकी के एग्ज़ाम जो कि ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब के लेक्चर जो है वो प्रोवाइड यहाँ पर कराए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।